कंप्लीट पॉलिटी रैपिड रिवीजन CPRR। इसमें हम लोग राजनीति की जो भी मेन कॉन्सेप्ट है जो प्री में काम करेगा, जैसे संसद मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, DPSP, प्रस्तावना, पंचायती राज सिस्टम, या फिर आपातकाल या निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो होता है या राज्यपाल का। उसके अलावा विशिष्ट संघवाद संवैधानिक निकाय, जैसे जो भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, संविधान के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और दीगर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। 20 से 25 पेज का एक लिस्ट होगा जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को बारी से बारी पीटी पर फोकस करके रिवीजन करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा इस तरह से हम लोग संशोधन या फिर पंथ निरपेक्ष, मौलिक अधिकार, जो टॉपिक इसमें थोड़ा मेंस का अगर होगा तो उसको निकाल देंगे और सिर्फ पॉलिटी की जो भी प्री से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और जो भी टॉपिक उसको रिवीजन करेंगे, ये इस रिवीजन करेंगे। ओके, शुरू करते हैं। 20 से 25 पेज होंगे सिर्फ। ओके, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस रिवीजन से हमें फ़ायदा क्या होगा। क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उस पर सवाल कीजिए, हाउ, वेयर, यानी कि फ़ायदा क्या है इसका, बेनिफिट क्या है, इसका लाभ कहाँ कहाँ होगा और कैसे रिवीजन करना है, कहाँ से करना है। तो सबसे पहले इसका फ़ायदा संविधान, जैसे 2023 का क्वेश्चन था, संविधान दिवस के संबंध में लिखित कथन विचार कीजिए। कथन 1, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कथन 2, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का मसौदा संविधान तैयार करने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया था। क्वेश्चन तो सही है, लेकिन ऑप्शन जो अरेंज किया है वो थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है क्वेश्चन को। ऑप्शन देखते हैं आप हम लोग। दोस्तों, जैसे कि ऑप्शन हमने बताया कि थोड़ा जटिल बनाता है प्रश्न को। जैसे इसका ऑप्शन देख लीजिए, किस तरह से जटिल बनाता है। ऑप्शन में पहला, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 के लिए सही स्पष्टीकरण है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही। कथन 2 कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो इस तरह का प्रश्न में आपको थोड़ा समझ के टिक मारना होगा, थोड़ा। अन्य क्वेश्चन में कानून घोषित प्रक्रिया पर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जेलों के प्रबंधन, संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या है, लिखित संवैधानिक संशोधन, व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को दूर करने के लिए अन्य कौन सा संशोधन था, इससे क्वेश्चन। उसके बाद जो संवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय होते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति चुनाव, वित्त विधेयक और धन विधेयक, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि मैंने बताया, ये वाला संविधान, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित क्वेश्चन था, होम गार्ड और भी दीगर क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन का हल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना PDF। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का क्या अर्थ है। पहला, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग, कानून की समक्ष समानता। इस तरह के क्वेश्चन कई आए जो आसान ही था। इस क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है कि किस देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से, किसी देश के संविधान के मुख्य उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। पहला, जो यह आवश्यक कानून बनाने का उद्देश्य निर्धारित करता है। यह राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। 2023 का क्वेश्चन देख सकते हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला चैप्टर है संविधान का विकास। कंपनी का शासन 1757 से 1857, क्राउन का शासन 1858 से 1947। रॉबर्ट क्लाइव डॉयल गवर्नमेंट की नीति अपनाएं। इन्होंने दीवानी शक्ति, जो ब्रिटिश थे, कंपनी ने दीवानी शक्ति अपने हाथ में रखा और नवाब को प्रशासनिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शक्ति, उत्तरदायित्व वाला शक्ति दे दिया। दीवानी शक्ति में क्या था कि जो भी कोष होगा, जो भी धन होगा, वो ब्रिटिश के पास होगा और नवाब के पास प्रशासनिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला शक्ति था। और 1765 से 72 तक लगभग 6-7 साल रॉबर्ट क्लाइव ने शासन किया, जिससे भ्रष्टाचार खूब बढ़ कर किया, निजी व्यापार, कंपनी लोन में फंस गई। और उसके बाद कंपनी एक भ्रष्टाचार के बाद और युद्ध लड़ने के कारण उस पैसे की कमी हो गई, धन की कमी हो गई, जिसके कारण वो लोन मांगने के लिए ब्रिटिश संसद के पास या ब्रिटिश के पास गई। तो ब्रिटिश संसद को या ब्रिटिश शासन को, जो ब्रिटेन में थी, उसे इस मौके की तलाश थी कि कब कंपनी हमारे पास आ। तो उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश की। तो संसद ने एक रेगुलेटिंग एक्ट बनाया 1773 में। संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और कंपनी पर, ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करने की कोशिश की। तो रेगुलेटिंग 1773 सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, जिसमें वारिंग हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। 1+4 सदस्य थे। इसी समय कास्टिंग वोट की, वारिंग हेस्टिंग्स को कास्टिंग वोट का अधिकार दिया गया और सुप्रीम कोर्ट की कलकत्ता में स्थापना की गई। 1+3 मेंबर्स थे। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, 2 काम इसमें देखे गए, वाणिज्यिक कार्य और राजनीतिक कार्य। वाणिज्यिक कार्य के लिए कोड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर्स वाणिज्यिक कार्य के लिए थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये राजनीतिक कार्य के लिए थे। कोड ऑफ डायरेक्टर में 24 डायरेक्टर्स 4 साल के लिए नियुक्त किए गए थे, 1+3 मेंबर। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य हुआ करते थे, 6 सदस्य, ठीक है। उसके 1786 का एक्ट आता है।
1786 के एक्ट में कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बनाया और इसे एक स्पेशल पावर दिया जिसे वीटो पावर कहा जाता है। तो कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया था, कमांडर ऑफ चीफ ये थे। और इसे जो याद रखना यहाँ पे पावर जो दिया गया वीटो पावर, क्योंकि ये भारत आना नहीं चाहते थे, तो इस वजह से इसको बोला कुछ स्पेशल पावर दिया जाए, तो स्पेशल पावर के रूप में पावर दिया था वीटो पावर। 1793 का चार्टर एक्ट, शक्ति का केंद्रीकरण यहाँ पे होने लगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति का कॉन्सेप्ट आया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको सालाना 5 लाख रुपये ब्रिटिश पाउंड ब्रिटिश संसद को देना होगा, ब्रिटेन में देना होगा 5 लाख पाउंड। और इसी समय 1793 का चार्टर एक्ट में 20 वर्ष का व्यापक एकाधिकार और दे दिया गया। और 1793 के चार्टर एक्ट में ही कहा गया कि भारतीय राजस्व से अब जो भी तनख्वाह दिया जाएगा यहाँ के स्टाफ को एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, तो वो सब भारतीय तनख्वाह भारतीय कोष से दिया जाएगा तनख्वाह। ओके, 1793 के चार्टर एक्ट में लाइसेंस और देशों से व्यापार पर छूट देने की कोशिश की गई। फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है 20 साल बाद। इसमें वेलेजली जो गवर्नर जनरल थे युद्ध किए, बहुत सारा युद्ध किया, जिसकी वजह से पैसे धन की कोष की कमी हो गई। और अब जो है कि जो भारतीय व्यापार था वो सभी ब्रिटिश के लिए भी खोल दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे जो ब्रिटेन में जो व्यापारी थे वो बोल रहे थे पूर्व में हमें भी हिस्सेदारी चाहिए, पूर्व में हमें भी जो है कि व्यापार करना है, तो इस छूट को खत्म किया जाए। तो इसलिए भारतीय व्यापार सभी ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया, सिर्फ चाय और चीन पर व्यापार को छोड़ करके। 1813 का चार्टर एक्ट में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होगी। इसी में शिक्षा पर वार्षिक 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही, लेकिन धरातल पर ऐसा हुआ नहीं। लोकल गवर्नमेंट से जो टैक्सेस और पनिश दोनों देने लगे लोकल गवर्नमेंट को। और इसी समय ईसाई मिशनरी का आना मतलब कि बहुत बड़े स्तर पर हुआ। हेडक्वार्टर कोलकाता में बनाकर दिया गया क्रिश्चियन मिशनरी को। 1833 का चार्टर एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट। इस साल क्वेश्चन भी 1833 के चार्टर एक्ट से आया था कि कौन से चार्टर एक्ट में भारतीय गवर्नर जनरल को बंगाली गवर्नर जनरल को भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो 1833 का चार्टर एक्ट था। लेजर्स फेयर की नीति का अधिकार खत्म किया गया, व्यापारिक अधिकार को खत्म किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने सबसे पहले थे। क्राउन के नाम पर शासन चलेगा, सिविल सर्वेंट सिलेक्टेड होंगे, इस तरह की बात कहने लगे। 1833 के बाद 20 साल के बाद 1833 के चार्टर एक्ट में और भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सामाजिक उत्थान किए, सामाजिक रिफॉर्म किए थे। 1853 का चार्टर एक्ट आता है फिर 20 साल बाद। इसमें डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल कार्यपालिका विधायिका के जो मेंबर आते हैं कॉन्सेप्ट। 1854 में काली कमेटी बनी थी सिविल सर्वेंट पर प्रतियोगिता परीक्षा पर। अब कोड ऑफ जो डायरेक्ट था जिसमें 24 सदस्य थे, अब 18 सदस्य कर दिए गए थे। अब फिर 1853 के बाद उसी 3-4 साल मतलब 1857 में जो एक मास मूवमेंट होता है जिसको हम लोग 1857 की क्रांति कहते हैं। क्रांति के बाद क्राउन का नियम आ जाता है, 1857 से शुरू हो जाता है क्राउन का नियम। जब कंपनी का शासन खत्म हो जाता है, ब्रिटिश नियंत्रण हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह अब कौन आ गया? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह भारत परिषद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब यहाँ से शुरू हो जाता है ब्रिटिश क्राउन का नियम रूल। अब ब्रिटिश संसदीय मंत्री होंगे, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वायसराय होंगे, ठीक है। अब विलय और विस्तार को खत्म किया गया, विलय विस्तार अब नहीं किया जाएगा, यहाँ से कहा गया। 1861 का लॉर्ड कैनिंग इस समय वायसराय थे, का भारत परिषद अधिनियम आता है। विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है, इंडिया का प्रतिनिधि को बढ़ाया जाता है। वायसराय अब अध्यादेश जारी कर सकता है, जैसे भारत में राष्ट्रपति आर्टिकल 127 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, बशर्ते कि राज्यसभा या लोकसभा में सत्र में ना हो। तो इसी समय 1861 का भारत परिषद में कुछ भारतीय सदस्य को नामित किया गया, जैसे बनारस का राजा, पटियाला का महाराजा सर दिनकर राव, ये सब। ओके, उसके अलावा 1892 का भारत परिषद अधिनियम आता है। इसकी मुख्य मांग क्या थी? ICS, पहला ICS टेस्ट जो हो रहा है इंग्लैंड और भारत दोनों में हो जाए। चयन की जगह दूसरा, चयन की जगह निर्वाचन करने का पद्धति अपना के जो ये सब चयन हो रहा था उसको निर्वाचन किया जाए। बर्मा का एनेक्सेशन को नहीं करना है, बर्मा का एनेक्सेशन छोड़ देना है, लेकिन आखिर में कर ही लेता है। मिलिट्री पर कम खर्च करें। चौथा वाला मिलिट्री पर कम खर्च, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसे चला जाता है, भारतीय उत्थान के लिए कुछ पैसा ही नहीं। बजट में जो हम डिबेट कर सकते थे, आप बोला कि वोट देने की शक्ति दो, हमको पूरा प्रश्न पूछने की शक्ति दो, तो ये सब नहीं था, तो उसको मांग की गई, ठीक है। और 1+6+10 मेंबर इसमें मेंबर थे। और इसी समय जो है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को कानून मंत्री बनाया गया था सबसे पहले। तो सबसे पहले कानून मंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार थे, वायसराय थे ये। 1905 बंगाल का विभाजन जो हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में, तो उसमें उस समय जो है कि उसी का ये पार्लियामेंट्री सुधार था। लेकिन ये सुधार क्या था? ये तो ज़्यादा बर्बादी ही था। इसमें दिल्ली दरबार 1911 में लगे थे। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया गया था। मुस्लिम के लिए अलग चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने थे और कराया गया था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को पूरा तरीके से तोड़ दिया गया। मुस्लिम महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था 1909 तक। फिर दिल्ली दरबार 1911 में आया था। इसी से बंगाल के विभाजन को इस तरह की बात कही गई थी। 1905 बंगाल विभाजन संबंध लॉर्ड कर्जन ने कराया था। इसी प्रकार क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन पूछा था क्या 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था? 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, जब 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन था, तो उसमें देख सकते हैं आप, कथन एक और कथन तो दोनों सही था, और कथन एक और सही व्याख्या करता था, क्योंकि करेंट से और 1905 का विभाजन को जोड़ दिया गया था, ठीक है। अब 1919 का एक्ट आता है। अब तनख्वाह जो हमने पहले बताया था कि तनख्वाह जो 1813 में ब्रिटिश से नहीं भारतीय कोष से दिया जाएगा, अब तनख्वाह ब्रिटिश कोष से दिया जाने लगा, ब्रिटिश कोष से दिया जाना था।
1919 का एक्ट में द्वैत शासन लाया प्रांतीय स्तर पर और केंद्र स्तर पर, दोनों स्तर पर, ठीक है। उसके बाद विषय, 2 विषय आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषय में जो गवर्नमेंट कैंडिडेट थे, न्याय, राजस्व, पुलिस से संबंधित बात। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्री, लोकल पब्लिक से संबंधित बात है। द्विसदनीय व्यवस्था लाई गई। द्विसदनीय व्यवस्था में क्या था कि जो केंद्र है, केंद्र विधानसभा और राज्य परिषद से संबंध था, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया गया, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन तक इसको और बढ़ाया गया। यानी कि 1919, 1909 का कोई सुधार नहीं था, और उल्टे प्रतिनिधि, सांप्रदायिक प्रतिनिधि को बढ़ाया गया। जैसे 1909 में मुस्लिम के लिए सिर्फ था, तो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाया गया। स्वशासन के नज़दीक तो आ रहे थे, महिला को वोट तो अधिकार था, लेकिन कुछ सुधार अजीब टाइप का हो रहे थे। तो स्वशासन के हम नज़दीक अब तक आ रहे थे, क्योंकि 1800 हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के अभी तक 1919 के भारत परिषद अधिनियम और 1861 के भारत परिषद अधिनियम से लेकर 1919 तक कुछ सुधार तो हो रहे हैं। भारत के प्रतिनिधित्व स्वशासन में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही थी, ठीक है। 1935 का भारत परिषद अधिनियम प्रांतों और रियासतों में 2 बांटा था। इसमें क्या हुआ, 3 विषय, शक्ति का विभाजन हुआ, 3 विषय था। आरक्षित राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था अपनाई गई थी। देखो, द्वैत शासन और द्विसदनीय व्यवस्था अलग है। अगर हम 1861 का देखें तो 1861 में क्या था, वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था, कितना, 6 महीना के लिए, ठीक है। और 1919 का देखें तो इसमें क्या था कि प्रांतों में जो द्विसदनीय व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैत शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी। आंशिक उत्तरदायी शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था थी। केंद्र में द्वैत शासन नहीं था, द्वैत शासन अलग होता है, ठीक है। लेकिन 1935 में द्वैत शासन है, केंद्र में द्वैत शासन है, प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। इसी से आरबीआई की स्थापना की गई थी, और सुप्रीम कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। बर्मा का पृथक्करण कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को और बढ़ाया गया। महिला, वंचित वर्ग, मजदूर के विस्तार कर दिया गया। 2 विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित, केंद्र में द्वैत शासन से। अब भारत का संविधान सभा है चैप्टर नंबर 2 में, ओके। भारत का संविधान सभा चैप्टर नंबर 2, 470 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अपेंडिक्स। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, ये सब मेन फिगर थे भारत का संविधान सभा में, ठीक है। यह एक लोकतंत्रात्मक उपकरण है, एक नए संविधान निर्माण अपनाने के लिए होता है, स्वतंत्र लोगों द्वारा। इसका विकास कैसे हुआ है, तो देखो 1934 में एम एन रॉय द्वारा एक सुझाव दिया गया था, ठीक है, एम एन रॉय 1934 में, और 1935 में इसको मांग थी। 1940 में अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया था, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। 1940 में जो कैबिनेट मिशन आई थी उसे थोड़ा एक्सेप्ट किया गया था। 1922 में यंग इंडिया गांधी का जो सुशासन, स्वराज का कॉन्सेप्ट था, उसमें देखा जाता है। 1924 में मोतीलाल नेहरू का जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें संविधान की योजना के बारे में बताया था। 1927 में बॉम्बे सेशन, 1928 में नेहरू कमेटी, नेहरू रिपोर्ट, डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। 1930-32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में व्हाइट पेपर की बात की गई थी। 1933 में अगस्त 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार स्वीकार कर लिया, पर इस भारतीय ने स्वीकार नहीं किया था। संविधान सभा 389 मेंबर थे, 296 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसिपल स्टेट से। उसके अलावा जो प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित किया गया था। पहली जो कैबिनेट योजना, फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी 9 दिसंबर को हुई थी। टोटल 11 सेशन हुए थे। 29 अगस्त 1947 को बी आर अम्बेडकर ने अध्यक्ष के तौर पर प्लस 6 सदस्य मिल करके इसकी नींव रखी, और 13 दिसंबर से भारत प्रस्तावना स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा भारत, इसकी बात रखी गई। इसी से सवाल 2023 में क्वेश्चन यह था कि संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, 26 नवंबर को। और दूसरा था ऑप्शन में कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। तो ऑब्वियसली सेकंड जो है कि वास्तविक सेकंड गलत होगा, क्योंकि 29 अगस्त 1947 बता रहा है, 26 नवंबर 1949 नहीं। इसमें कई आलोचनाएं हुई, उसको देख लेंगे। अब आते हैं तीसरा चैप्टर नंबर 3, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषता क्या है? लंबा एवं लिखित संविधान है, नम्यता और अमर्यादा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, गैर गांधीवादी न्यायपालिका की सर्वोच्चता। आलोचक क्या कहते हैं? ये अति विशाल है, 1935 का नकल है, क्योंकि 250 आर्टिकल वहीं से लिए, गैर गांधीवादी है, गैर भारतीय है, केंद्र को ज़्यादा मजबूत करता है, ये सब बात है इसमें। लेकिन अगर इसकी विशेषता देखें तो ये ज़्यादातर क्या होता है, ये समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में जो आर्थिक और जो भी वंचित वर्गों के लिए कल्याणकारी काम है वो संविधान हमें बताता है। सरकार को सीमित करता है, सबसे बड़ी बात है, सरकार के लिए समाज के लिए आवश्यक नियम बनाने के लिए वो फोर्स करता है। तो ये सब संविधान की विशेषता है। चैप्टर नंबर 5 है प्रस्तावना उद्देश्य का। लोगों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, संविधान की सार है, ठीक है। प्रस्तावना 26 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसको लागू तो
22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसको पहले ही प्रस्तावित कर दिया गया था, लेकिन 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। इसमें क्या बात है, इसमें न्याय है, जस्टिस 3 प्रकार के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिक, मतलब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हमारे भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देते हैं। तो ये भी न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार के हैं। कौन कौन स्वतंत्रता है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता 2 प्रकार की। सत्ता का स्रोत बताता है, प्रस्तावना के लोगों के पास है सत्ता का स्रोत, और बताता है जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ है। और इसमें कई केस हैं, जैसे भीरूबाड़ी केस 1960 का है। इसमें कहा गया संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। 1973 का केस सोलन भारतीय केस में कहा गया भाग है। LIC वर्सेस भारतीय संघ मामला 1995 प्रत्यक्ष है, न्याय संगत नहीं होगा, ऐसा कहा गया। इसमें जो है कि पहला तो सत्ता के स्रोत के बारे में बताता है, लोगों के पास से। दूसरा बोलता है कि ये S3DR मतलब सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, S3DR मतलब ये सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, तो संप्रभु होगा, पंथ धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा और सॉवरेन होगा और सोशलिस्ट होगा, समाजवादी होगा, और डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक और गणराज्य होगा भारत का सत्ता का स्वरूप। उद्देश्य क्या है, तो JLEF मतलब मौलिक अधिकार, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 मौलिक अधिकार। लोकतंत्र का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान करना है। इसके लिए मौलिक अधिकार अधिकतम आज़ादी अनिवार्य अधिकार देता है। अधिकार वे साधन है जिस पर सवार होकर के व्यक्ति अपने साध्य तक पहुंचता है। पंद्रहवें भारतीय संविधान में निहित अधिकार है का जो चार्टर है, नागरिक स्वतंत्रता का गारंटी है 12 से 35 तक। फंडामेंटल राइट्स को जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स कहा जा सकता है, DPSP को जैसे हमने कहा सोशल और इकोनॉमिक राइट्स कहा जाता है। 1885 में इन राइट टू प्रिविलेज की बात हुई थी। स्वराज बिल 1855 में तिलक द्वारा लाया था। होम रूल एक्ट 1915 जस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल की बात हुई थी। फंडामेंटल राइट की विशेषता क्या, संविधान का अभिन्न अंग है, सबसे व्यापक विस्तृत है, सीमाएं भी इसमें, अधिकार निलंबित हो सकते हैं, ये न्यायोचित है, और उसके बाद सकारात्मक और नकारात्मक भी 18-17 जैसे आर्टिकल। 6 कैटेगरी इसका। समानता ने स्वतंत्रता के विरुद्ध धर्म, संस्कृति और शैक्षणिक उपचार किया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद जो है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, उसके बाद आर्टिकल 32 उपचार। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा कहता है, कार्यपालिका विधायिका संघ राजस्थानी वाणी की बात करता है। आर्टिकल 13 न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। आर्टिकल 14 कानून की समक्ष समानता, उस कल्याणकारी राज्य की बात करता है। विधायक के संबंध संरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 15 केवल धर्म, मूल जाति, लिंग के आधार पर प्रतिषेध है। महिला में बच्चों के लिए आरक्षण। 15(4) सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन की बात करता है। 15(5) शैक्षिक संस्थान में आरक्षण की बात करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन संबंधी बात है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता 1955 में अस्पृश्यता अपराध की बात करता है। देखिए याद रखिए, आर्टिकल 17 जो 1955 में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या नहीं किया गया, आर्टिकल 17 को परिभाषित नहीं किया, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, इसे कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। 18 उपाधियों का निषेध की बात कही गई। 18 का उपाधियों का निषेध, इसका अपवाद डॉक्टर, मेजर और कर्नल को छोड़ करके। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है, ये आर्टिकल 19 में फर्स्ट में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने का अधिकार, स्वतंत्र घूमने का अधिकार देश के अंदर 19 और बाहर 21 में। आर्टिकल 19 देश के अंदर, आर्टिकल 21 बाहर। निवास करने का या बस जाने का अधिकार होता है। कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार है। जो F जो ये था संपत्ति का अधिकार, उसे खत्म कर दिया गया, उसे अब 300M जोड़ दिया गया, कानूनी अधिकार। इंटरनेट एक्सेस का अधिकार भी है, जो केस था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। हालांकि ये उपरोक्त अधिकार पूर्ण नहीं, इस पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं, तार्किक होते हैं। अनुच्छेद 20 कोई पूर्व विधि मान्य नहीं होगी, जब वह अपराध कर रहा हो तभी का मान्य होगा। दोहरा दंड से संरक्षण की बात करता है। अपने विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 21 वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे अनुच्छेद 21 में प्राण विधेयक स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जो संशोधन करके इसमें किसको लाया गया था, ये 2002 में इसमें शिक्षा का अधिकार है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया संबंधी बात इस साल 2023 में, अगले साल 2023 में, या पिछले साल मतलब 2022 में, फिर इसी तरह क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता ही रहता है, आप देख सकते हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्वेश्चन आया था। संकीर्ण व्याख्या, उदारवादी व्याख्या। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तार और निरोध से संरक्षण से संबंधित बात है। निरोध मतलब जानने का अधिकार, वकील चुनने का अधिकार, ये सब होता है। ठीक है, निवारक निरोध, नज़रबंदी 3 महीना के लिए लगा सकता है। अगर बढ़ाना है उसको तो भी बढ़ा सकता है। बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड होता है, उसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, सलाहकार बोर्ड द्वारा जानने का भी अधिकार है। अब देखिए अनुच्छेद 22 में जो बात है, 24 घंटे जो यात्रा में लगे समय को नहीं जोड़ा जाता। 24 घंटे जो हम बोलते हैं हम लोग कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास ले जा करके जमा करो, तो यात्रा में जो समय लगता है उसको नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे
अनुच्छेद 22 निवारक नजरबंदी व्यक्ति के अपना पक्ष होगा। टाटा पोटा खत्म कर दिया गया है बिकॉज ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता था इससे। टाटा पोटा एक ये होता था संगठन। आर्टिकल 23 बेगार न्यूनतम मजदूरी इसको कम करना, ये सब बाल श्रम इच्छा के विरुद्ध ये सब से संबंध है। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल 23 और 24। ठीक है। अपवाद है राज्य द्वारा सार्वजनिक कल्याण लोक प्रयोजन पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वो फैक्ट्री बाल श्रम पर MC मेहता वर्ष तमिलनाडु केस था। निषेध कहा गया। बॉन्ड लेबर सिस्टम एबोलिशन किया गया एक्ट 1976 के द्वारा विषय का यौन शोषण। तो इसमें आर्टिकल 23 से संबंध नहीं। कौन बाल श्रम एक्ट 1986 जो था ये इससे नहीं संबंधित था आर्टिकल 23 से। ठीक है, याद रखना एक बात। और चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 धर्मनिरपेक्ष शासन की बात है। आर्टिकल 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करता है, धार्मिक अनुष्ठान की बात करता है, पब्लिक लेकिन उचित प्रतिबंध है, पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी हेल्थ। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की बात करता है। आर्टिकल 27 कर अदायगी से छूट की बात करता है। आर्टिकल 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी इसकी बात करता है। ये बड़ा क्रिटिकल मुद्दा रहता है इसलिए इसको थोड़ा समझिए। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई। जो उसमें अनुच्छेद 25 है उसमें कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता प्लस धार्मिक अनुष्ठान, मतलब आप अपना धर्म को फ्रीली मान सकते हैं और प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट फोर्स करके नहीं करना है। ठीक है, किसी को लालच दे करके नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है। धार्मिक अनुष्ठान मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उचित प्रतिबंध यही है कि पब्लिक ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, मतलब पब्लिक ऑर्डर को वो पब्लिक व्यवस्था को वो खराब नहीं कर सके। मॉरलिटी में नैतिकता पर नहीं, और हेल्थ उसके में बुरा ना असर पड़े। इस तरह का 3 प्रतिबंध लगाए गए। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धार्मिक अनुष्ठान की स्वतंत्रता, कोई दिक्कत नहीं भारत में। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है, मतलब आप अपने धार्मिक मामला जो भी आपका, अब जो भी सिख ईसाई बौद्ध जैन हिंदू मुस्लिम कोई भी है, आपका धार्मिक मामला है उसमें आपको कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप उसका प्रबंधन कीजिए, उसमें आप उसे प्रबंधन कीजिए, उसके लिए संस्था बनाइए, उसके लिए पढ़ाइए, कोई भी दिक्कत नहीं। आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कर अदायगी से छूट। आपका जो धार्मिक संस्थान है उसमें कर अदायगी नहीं ली जाएगी, उससे छूट है। धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो टैक्स से छूट दी गई है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राजकीय शिक्षण संस्थान है जिसको राज्य पोषित करता है, जिसको राज्य पैसा दे करके बनाया है, जैसे कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, या फिर राज्य का जो है उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 जो है सिर्फ भारतीय के लिए, सिर्फ किसके लिए है? ओनली इंडियन के लिए है। नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा लिपि या संस्कृति सुरक्षित करने का पूर्ण अधिकार है। आपका जो भी भाषा है, अगर आप प्रत्येक वर्ग को, नागरिक के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, आपकी लिपि, चाहे वो जनजाति हो चाहे वो समुदाय कोई भी एक ही क्यों ना हो, उसे भी अधिकार है कि वो अपना प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 30 सभी अल्पसंख्यक वर्गों को यहीं पर अल्पसंख्यक वर्ग लिखा हुआ है, अपनी रुचि के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, जैसे अपना मदरसा मस्जिद जो भी हो, गिरजाघर गुरुद्वारा, उसको खोलने की, स्थापना करने की तथा उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 30 में कहा गया इस बात को। ठीक है, उसे अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना तथा उनका प्रशासन का अधिकार होगा। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसको आत्मा कहा जाता है संविधान का, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 226 रेट ज़्यादा है, हाई कोर्ट का रेट ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट के रेट की तुलना में। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रेट है। परमादेश प्रतिषेध उत्प्रेषण अधिकार परीक्षा। बंदी प्रतिषेध टू हैव ए बॉडी, हमें बॉडी चाहिए। परमादेश कमांड दे रहा है। ठीक है, उसके प्रतिषेध फॉरवर्ड रोकता है। उत्प्रेषण सर्टिफाइड इनफॉर्मल हेड को, हाई कोर्ट को, लोकल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इस तरह से दिशा निर्देश देता है। अधिकार परीक्षा पब्लिक पोजीशन से संबंधित है। इसे इंग्लैंड से लिया गया है। सार्वजनिक व निजी दोनों में बंदी प्रतिषेध हो सकता है। परमादेश निजी में नहीं होता है। ठीक है, ये बात है। गोपालन बना मद्रास राज्य के मुख्य न्यायाधीश पतंजलि शास्त्री ने कहा था, मौलिक अधिकार की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। ठीक है, इसके अलावा हम देख सकते हैं अनुच्छेद 33 सशस्त्र बल है, नेवी आर्मी एयरफोर्स। पब्लिक ऑर्डर जो मेंशन करता है ISIP CAPF इंटेलिजेंस राव IB, ये सब पर संबंधित है आर्टिकल 33। आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से संबंधित है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 17 नहीं है, 16 है। कितना है? 16 अनुच्छेद है। DPSP में कितना अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद है। और DPSP का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी कार्य करना है, पंथ निरपेक्ष है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो गांधीवादी, समाजवादी, निर्देश, उदारबौद्धिक। अब देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये कल्याणकारी राज्य काम करता है, सामाजिक आर्थिक अधिकार बता दिया हम लोगों ने। तो गांधीवादी निर्देशक, गांधी में 6 शब्द हैं तो 6 ही है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43A, 43B, 46, 47, 48। ग्राम पंचायत संबंधी बात है 73वां संविधान 1992, 74वां 2011 जो था सहकारी समिति वाला, आरक्षण से संबंधित जो है SC ST वाला, उसके बाद नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, कृषि तथा पशुपालन में पशु का वध नहीं करना है। उसके बाद जो है उदार बौद्धिक में UCC मतलब जो उत्तराखंड में भी लागू हो चुका है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 शिशु की देखभाल शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित बात है। आर्टिकल 48A पर्यावरण संरक्षण की बात है। 48 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान वस्तु की बात है।
याद रखना है। 50 में पृथक्करण की बात है, 50-50। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है। देखो 51 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है। समाजवादी ये सब क्या उदार बौद्धिक निर्देशक है, ये क्या गांधीवादी निर्देशक है, ये समाजवादी में 38, 39, 41, 42, 43, 43 से 47 कुछ मिक्स हो सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं। देखिए 48 और समानता कम करने न्याय स्थापित करने की बात है। 39 आर्थिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष को सेम वेतन की बात करता है। 41 काम शिक्षा का अधिकार एवं लोक सहायता की बात करता है। 42 ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी बेनिफिट रिलीफ की बात करता है। 43 कर्मकारों उद्योगों के लिए निर्वाह हो सके ऐसी बात करता है, मतलब इतना वेतन दो कि निर्वाह कर सके। 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी इससे संबंधित बात करता है। 47 पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए उसे अच्छा से अच्छा भोजन दिया जाए, अच्छा से अच्छा पोषण दिया जाए, खाना दिया जाए। इस तरह की बात समाजवादी निर्देशक कहता है। तो गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिक निर्देशक, ये तीनों निर्देशक, इसको डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गांधीवादी निर्देशक है, इसमें से कौन सा उदार बौद्धिक निर्देशक, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके संशोधन देख सकते हैं। 4 संशोधन हुआ है। सबसे पहला जो हुआ है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, आर्टिकल 39 से 43 से 48 से जोड़ा गया। 66वां संविधान 2002, 45 जो शिक्षा का अधिकार था उसे 21A में फंडामेंटल राइट्स बनाया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978, 38B जोड़ा गया। 97वां 2011, 43B जोड़ा गया। यहाँ 38 भी, यहाँ 43 भी, ठीक है। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व। सामाजिक आर्थिक अधिकार असमानता को कम करना। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार जो 1% अमीर है वो 40% धन को लेकर के बैठा हुआ है। ह्यूमन राइट्स, सतत विकास, अकाउंटेबिलिटी, फेयर मार्केट, ह्यूमन कैपिटल, वुमेन राइट्स, इन सभी की बात करता है कौन, DPSP। इसकी आलोचना बहुत सारी हुई है कि अस्पष्ट तथा अतार्किक रूप से संग्रहित है, न्यायोचित नहीं है, ठीक है, ये सब बात है। उसके अलावा इसमें जो केस है मेन तो यही है, मेन केस है, जैसे चंपाकम दुराराजन केस है। उसके बाद जिसमें चंपाकम दुराराजन केस में एक्चुअली क्या कहा गया था, चंपाकम दुराराजन मामला 1952 का, इसमें फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा महत्व दिया गया DPSP पर। उसके बाद जो है कि अपना केशवानंद भारती मामला था, जिसे बुनियादी ढांचे की बात करेगी, मिनर्वा मिल्स केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 केस है। तो ये सब केस। उसके अलावा गोलकनाथ मामला था 1967 का, इसमें भी फंडामेंटल राइट्स को DPSP पर अधिकार दिया था, ज़्यादा महत्व दिया था। आर्टिकल जो 13 और 367 को संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो 24वां संविधान संशोधन 1971 में फंडामेंटल राइट्स को महत्व दिया गया था। पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, ये सेक्युलर को जो टॉपिक है ये मेंस का है, बट अगर इसको प्री में पूछ ले तो डील कर लेना इसको। पंथ निरपेक्षता जो है भारतीय समाज का एक बहुलवादी समाज विविधता है, धर्मनिरपेक्ष धर्म क्षेत्र संस्थान से। इंदिरा गांधी पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र हमारे राज्य को 2 स्तंभ में जुड़वा स्तंभ है। ये पंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। पंथ निरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जारी किया था, 7वीं अनुसूची में है, धार्मिक संस्थान है। उसके बाद जो है कि इंडिया का जो धर्म का कॉन्सेप्ट है ये ब्रॉडर है, ठीक है, हार्मनी एंड पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। लेकिन वेस्ट का जो नेरो है और धर्म पर आधारित, धर्म को पूर्णतः पृथक्करण करता है, जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं। यहाँ पे कोर्स है कुछ 2। चैप्टर 11 संविधान संशोधन। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है बहुत, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हम चाहते हैं कि संविधान को यथाशक्ति ठोस और स्थायी बनाए, किंतु संविधान शाश्वत नहीं होता, उसे कुछ नम्यता होनी चाहिए, इन्होंने कहा था। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो आर्टिकल 368 के तहत साधारण संविधान संशोधन हो सकता है। इसका प्रोसेस क्या है देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 368 के तहत हो सकता है 3 प्रकार से, यानी कि 2 प्रकार मेनली है, लेकिन 3 प्रकार बोल सकते हैं। एक साधारण बहुमत सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, और राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थ 50%, ठीक है। तो इससे होगा। तो साधारण बहुमत से जो होता है उपस्थित और मत वोटिंग देने वाले कोरम पूरा होना चाहिए। आर्टिकल 11 जो है नागरिकता संबंध और 2-3 इसमें संशोधन किया जा सकता है। 368 से ये बाहर रखा गया है, ओके। उसके बाद जो विशेष बहुमत होता है, इसको इंट्रोडक्शन कहीं भी किया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा कहीं में भी। कुल संख्याओं के बहुमत होने से 2/3 बहुमत। इसमें जो है कि संविधान संशोधन का बिल जो है 368 में वो लाया जा सकता है, या फिर आर्टिकल 169, या फिर जज को, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर रिमूव करना, हटाना है तो महाभियोग चलाना है तो 2/3 बहुमत जरूरी है। विशेष बहुमत 2/3 बहुमत का मतलब मान के चलते 543 सदस्य और 2/3 कर लो तो 350 को मतलब प्रेजेंट होना चाहिए महाभियोग में। बड़ा लंबी प्रक्रिया, बहुत ही कठिन प्रक्रिया ये। उसके अलावा अगर हम देखें राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थ 50%, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हो, या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट का जो भी नियुक्ति या इससे संबंधित बात हो, या कार्यपालिका विधायक का बदलाव हो, 7वें अनुसूची से संबंधित संविधान संशोधन, संसद की शक्ति से संबंधित कोई बात हो, तो राज्य की विधानमंडल और द्वारा अनुसमर्थ होना चाहिए। इससे भी हो जाता है। विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी भी कठिन है, ये भी कठिन है, ऐसा नहीं कि ये कठिन नहीं है। और साधारण बहुमत 368 से बाहर रखा गया, और सिंपल किया जा सकता है इसको साधारण बहुमत द्वारा, सिर्फ कोरम पूरा होना चाहिए। इसकी विशेषता क्या है, संशोधन की विशेषता, तो सिर्फ अधिकार संसद में निहित है, यह अधिकार सिर्फ संसद में निहित है, कोई और इसको बदलाव नहीं कर सकता, ठीक है। संसद के दोनों सदनों को इसे अलग अलग पारित करना होगा, अलग अलग प्रकार से। विधेयक के पारित होने के लिए हर चरण में विशेष बहुमत होनी चाहिए, या फिर जिस तरह का वो बिल है उसी प्रकार की बहुमत होनी चाहिए। विधानमंडल का अनुसमर्थ होना चाहिए। अगर प्रोफेसर केसी वीर की बात माने तो भारत का संविधान अनम्यता और नम्यता के बीच का संतुलित मार्ग ग्रहण करता है।
अब कभी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, कोड लिख सकते हैं, इस तरह की बात लिख सकते हैं। अपना इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, चैप्टर नंबर 12 हम देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 में इस बात की जिक्र किया गया बेलफाड़िया में कि आधुनिक राज्य जो उदारवादी और सर्वाधिकारवादी लोगों के पास शक्ति होती है और जो है कि ज़्यादा लोकतांत्रिक दिखाते हैं। राज्य संघ संप्रभु अधिकार क्षेत्र क्षेत्रीय सीमाएं परिभाषित होती है। राज्य के सिद्धांत बहुलवादी और विशिष्टवादी, रॉबर्ट डहल के अनुसार मार्क्सवादी या नारीवादी, ये सब राज्य का सिद्धांत होता है। तो ये ज़्यादातर पीढ़ी के लिए नहीं है, ये मेंस का टॉपिक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, संपत्ति परिवर्तन अवधारणा और लोकतांत्रिक समाज के लिए आवश्यक। यदि संपत्ति सार्वजनिक उद्देश्य से लिया जाएगा तो कंसेंट नहीं होगा। अगर संपत्ति को सार्वजनिक उद्देश्य से लिया जा रहा है उसमें कंसेंट की जरूरत नहीं होती है। प्राइवेट कंपनीज अगर ले रही तो 80% कंसेंट की जरूरत, मतलब अनुमति की जरूरत होती है। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर है तो 70% कंसेंट की जरूरत होती है। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि कितना परसेंट पे, मतलब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए तो कोई भी जरूरत नहीं है उसका, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तो उसको कंसेंट की जरूरत होती है, कंसेंट की। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सेक्शन 26 मुआवजा की बात की गई है। ये भी मेंस के रिलेटेड टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कुछ टॉपिक है जो आपको प्री में पूछ लिया जाएगा, जैसे ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में आया था, जिसमें फंडामेंटल राइट्स से निकाल करके संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट्स से निकाल करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 को अब जो है कि एक्चुअली क्या हुआ है, अपने सभी उपखंडों सहित निरसित कर दिया गया है। 1(f) और अनुच्छेद 31 को, इसको 300A में कानूनी अधिकार एक तरह का बना दिया गया है। मेन टॉपिक एक है संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत संरचना। ये मूल ढांचा क्या होता है, तो हमने बताया था ना केशव भारती केस वाला, तो उसी में से इस मूल ढांचे की बात आई थी कि सर्वोच्च न्यायालय जो ये भारतीय नवाचार है। कहीं ऐसा कुछ समझ सकता है कि मूल ढांचा कॉन्सेप्ट कहीं बाहर से नहीं, भारतीय नवाचार है। भारतीय न्यायिक सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि भारत के संविधान में कुछ मूल विशेषता है उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। मूल ढांचा राज्य के कामकाज के लिए आवश्यक संसद की संशोधन शक्ति की सीमा से भी परे है। सोचो, वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल ढांचे का एवोल्यूशन पूछ सकता है कि किस तरह से हुआ है, तो एवोल्यूशन आप बता सकते हैं कि सबसे पहले जो 1991 में फर्स्ट संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामला जो था आर्टिकल 368 के तहत था, फंडामेंटल राइट्स संबंध, कि क्या ये हो सकता है या नहीं, ये DPSP पर ये होता है, इस तरह की बात थी उस समय। 1964 का राज्य जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का मामला था। उसके अलावा आप देख सकते हैं 67 का गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य का मामला। तो इस तरह की बहुत सारे मामला में अनबन हो रही थी, किसमें, तो सर्वोच्च न्यायालय और सरकार में। तो 73 का किस्मनंद मामला जो था बड़ा खतरनाक मामला था। इसमें कहा गया कि संविधान आर्टिकल 368 के तहत संसद कोई परिवर्तन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तन नष्ट नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या है वो समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, अब समय समय पर बताता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट मूल ढांचा। चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। चैप्टर नंबर 12 में फेडरलिज्म की बात है, ना अलग है ना संयुक्त है। आधुनिक अवधारणा अमेरिका के सदस्य में लिया गया है। थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म, डायसी के अनुसार, डायसी क्या कहते हैं फेडरलिज्म के बारे में, संघात्मक राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों के सामंजस्य स्थापित किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय एकता को बचाया जाता है और उसके जो राज्य उसके अधिकार की रक्षा की जाती है, दोनों के सामंजस्य स्थापित किया जाता है। कोई भी अगर वो फेडरल है तो उसके 3 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। पहला, वो संविधान की वहाँ पे सर्वोच्चता होनी चाहिए। दूसरा, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। शक्तियों में जैसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो शक्तियों का विभाजन किस तरह से है, तो जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उसके बाद तीसरा वाला स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए जो भारत में है ही। भारतीय संघ व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, तो GN जोशी कहते हैं भारत संघ राज्य नहीं है अपितु अर्ध संघ है और उसमें कतिपय एकात्मक के भी लक्षण मिलते हैं। सही बात है, लेकिन ये मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है पूरा कोट, ओके, मेंस के लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसका मॉडल कैसा है, तो एकात्मक है, सहकारी संघवाद, सौदेबाजी वाला, केंद्रीकृत, तो ये बार्गेनिंग, ये सब क्या है, संघवाद के रूप है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संघवाद की विशेषता क्या है, तो बताया लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नम्यता अनम्यता दोनों मिलना चाहिए, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, ये सब। एकात्मक का मतलब होता है एकल नागरिकता, मजबूत केंद्र और एकल संविधान, ठीक है। ये एकात्मकता की एक क्या है, विशेषता है। इससे सेंट्रल और स्टेट दोनों होने चाहिए। केंद्र राज्य, केंद्र का देखो, इसके अलावा भी है जैसे केंद्र में राज्य के क्षेत्र की वो सीमा की बदलती है, केंद्र जो राज्य के क्षेत्र और सीमा को बदलती है, ये एकात्मक प्रवृत्ति है। एकल न्यायपालिका ये एकात्मक प्रवृत्ति है। केक जो होता है वो एकात्मक प्रवृत्ति का ही स्वरूप है। संकट काल में एकात्मक शासन आ जाती है जिसको आपातकालीन शक्ति कहते हैं। तो ये सब क्या एकात्मकता की प्रवृत्ति है जो फेडरलिज्म में दिखती है। चैप्टर नंबर 13 में भारत में जो है कि संघ में केंद्र और राज्य संबंध की बात करेगी, जो कि ज़्यादातर मेंस टॉपिक है, तो इसको मेंस में ही कवर करेंगे, तो इस पर हम ज़्यादा फोकस कर नहीं रहे हैं। जैसे कि आलोचना भी है, जो विधायिका कार्यपालिका और वित्तीय से संबंधित बात है, आर्टिकल याद कर सकते हैं। जैसे विधायिका जो कि 245-55 में है, न्याय कार्यपालिका प्रशासनिक जो एग्जीक्यूटिव है 56, 63 और 68, 93, तो इसको मेंस से रिलेटेड टॉपिक मान लेते हैं, ओके। हाँ, चैप्टर 13 का ये इंपॉर्टेंट, रिकमेंडेशन
सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो रिकमेंडेशन आया था उसमें जैसे प्रशासनिक सुधार आया, कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके लिए क्यों है, तो 1966 में आया था। इसमें चेयरमैन जो थे मोरारजी देसाई थे। इसमें 22 सिफारिश की गई थी। कितना सिफारिश की गई थी? 22 सिफारिशें की गई थी। 6 सदस्य थे और 1969 में रिपोर्ट इसकी दी गई थी। राजमनोर कमेटी थी 1969 की। 1971 में जो रिपोर्ट दी गई थी वो डीएमके गवर्नमेंट थी तमिलनाडु की, ठीक है ना, बैठाई थी। तो डीएमके गवर्नमेंट तमिलनाडु ने बैठाई थी। 356-365 को हटाने की बात की गई थी उसमें, ठीक है। उसके बाद आनंदपुर साहिब संकल्प जो पंजाब का था 1973 में आया था। केंद्र की शक्ति केवल रक्षा विदेशी मामले और संचार मुद्रा तक ही सीमित रहे, बाकी में वो राज्य को देता है, ऐसी बात कही गई। आनंदपुर साहिब संकल्प 1973 का। वेस्ट बंगाल जो मसौदा आया था मेमोरेंडम 1977 का, उन्होंने उसमें कहा गया कि जो आर्टिकल 1 में यूनियन शब्द है, क्योंकि भारत में यूनियन शब्द है, की जगह फेडरल शब्द को लाया जाए। यूनियन का मतलब होता है एक, सबको बांध के रखना, ठीक है, यूनियन। लेकिन फेडरल शब्द नहीं, यूनियन शब्द है, इसलिए उन्होंने कहा था कि यूनियन शब्द की जगह फेडरल शब्द को लाया जाए। ये सिफारिश थी इसकी, ठीक है। सरकारी आयोग वेरी इंपॉर्टेंट आयोग 3 सदस्य थे, 247 सिफारिश दी, 180 को स्वीकार भी कर लिया गया था। पुंछी कमीशन 2007 में आया था, ठीक है। पुंछी आयोग जो लेटेस्ट है उससे सवाल शायद पूछ सकता है, देख लेते हैं एक बार क्या है। तो एक्चुअली क्या है पुंछी राज्य, उन्होंने सिफारिश क्या दिया था? उन्होंने कहा था पहला कहा उन्होंने कि राज्यपाल का जो पद है वो 5 साल का निश्चित कार्यकाल मिलाना चाहिए और महाभियोग की प्रक्रिया से उन्हें हटाना चाहिए, अच्छी बात कही। और राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय राजनीति से उसको संबंध ना हो, जो राज्यपाल है, पुंछी आयोग ने कहा था। सरकार को 5 साल का निश्चित कार्यकाल दिया जाए, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद जो बनाया था अधिक उपयोग किया तो किया जाता है ना, उसमें भी विवाद बना रहता है, तो उसको बोला कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है कि केंद्र राज्य विवादास्पद क्षेत्र कौन सा है। केंद्र राज्य विवादास्पद क्षेत्र जो है तो सबसे पहले प्रशासनिक आयाम और इकोनॉमिक और वित्तीय आयाम होता है। जैसे राज्यपाल का पद हो गया, नौकरशाही हो गया, कानून का व्यवस्था हो गया, संविधान को लेकर हो गया, आर्थिक नियोजन को लेकर हो गया। उधर वित्त में वित्तीय संसाधन को लेकर, राज्यों के ऋण व्यवस्था को लेकर, वित्त आयोग से संबंधित बात होता है। अंतर्राज्यीय व्यापार जीएसटी संबंधित मामला फंसता ही रहता है, विवादास्पद क्षेत्र है। ये मेंस में लिख सकते हो। चैप्टर 14 वेरी इंपॉर्टेंट नियोजन से संबंधित क्वेश्चन, प्लानिंग से क्वेश्चन आता है। योजना का मतलब क्या होता है? संसाधनों का अधिकतम कुशलतम व दक्षता के साथ प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में किसी कार्य के लिए पूर्व तैयारी ही नियोजन होता है। संविधान में उल्लेख नहीं है। सवाल, नियोजन शब्द संविधान में उल्लेख नहीं है। 15 मार्च 1950 को स्थापना की गई थी। परामर्शदात्री अंग माना गया, सलाह देने वाला, ठीक है। नियोजन का उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना था, रोजगार का सृजन करना था, पर्यावरण का संरक्षण करना था। ये सब काम था इसका। इसके अलावा नियोजन में ज़्यादातर कुछ तो है नहीं। हाँ, नियोजन में वो प्लानिंग पढ़ सकते हैं आप, 5 ईयर मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 3-4 तो बस, बाकी तो हो जाएगा। चैप्टर 18 राष्ट्रपति शासन संबंधित है। अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य सरकार और राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हो जाती है। उद्घोषणा की अवधि पहली बार 2 मास तक होती है, अधिकतम 3 वर्ष तक जा सकती है। संसद से संबंधित कुछ बात इसमें पीटी संसद केंद्र के लिए है, विधानमंडल राज्य के लिए, ये तो बात सबको पता ही होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ये भी बात पता होना चाहिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा निम्न सदन, केंद्रीय विधानमंडल प्रथम सदन। लोकसभा में जो है जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन करते हैं, ठीक है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1971 की जनगणना की व्यवस्था वर्ष 2026 तक लागू कर दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 83 लोकसभा कार्यकाल की बात कहता है, यदि देश में 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल है तो लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल समाप्त हुआ तो 6 महीने अंदर चुनाव जरूरी है। 42वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष कर दिया गया था। 44 में फिर 5 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया था, 6 वर्ष कर दिया गया, सॉरी 5 वर्ष से 6 वर्ष 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कर दिया गया था। फिर उसके 44वें संविधान संशोधन में 5 वर्ष से किया गया था। क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड पूछ सकता है कि भारत का जो मतलब चुनाव है, कार्यकाल है, वो 6 वर्ष कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। फिर बाद में इसे 5 वर्ष कार्यकाल कर, तो 44 ने 42 याद रखना, छोटा छोटा बात है ये सब, लेकिन पूछ लेता है। कोई भी व्यक्ति किन्हीं 2 सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है। व्यक्ति चाहे तो 10 दिन के भीतर निर्धारित करना होगा। अगर वो 10 दिन के भीतर नहीं करता तो वो माना जाएगा एक तो खत्म उसका। तो लोकसभा राज्यसभा में से एक ही रह सकता है वो, नहीं तो रद्द हो जाएगा, उसका चला जाएगा। अगर MP MLA तो 14 दिन के भीतर डिसाइड करना होगा, एक ही रहना होगा। राज्यसभा कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का वो अस्थायी है, सदस्यों का कार्यकाल होता है इसके, ठीक है। मंत्रिपरिषद आकार में बड़ा होता है, संवैधानिक संस्थान है, याद रखना कौन सा संस्थान है? संवैधानिक संस्थान है। मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करवाने में सहयोग देती है। मंत्रिमंडल आकार में छोटा होता है, शक्ति ज़्यादा होती है। 44वें संविधान 1978 के बाद संविधान में उल्लेख किया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख है, हाँ है। संवैधानिक संस्थान है मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच कार्य कैसे हो, तो आर्टिकल 74, 75, 78 बताता है। 74 में तो मंत्रिपरिषद की बात है, 75 में लोकसभा के प्रति जो मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व है उसकी बात है, ठीक है। तो ये सब बात है। राष्ट्रपति के दायित्व पर क्वेश्चन कभी पूछ सकता है। तो राज्यों से संबंधित विषयों में केवल केंद्र सत्तारूढ़ दल के निर्देश से बंधा नहीं रहे, वे अपने विवेक से भी निर्णय ले, क्योंकि वे राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो राष्ट्रपति राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, राज्यों का प्रमुख होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा
का पदेन सभापति होता है। प्रमुख कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता और राष्ट्रपति पद को निरंतरता जारी रखना। वेरी इंपॉर्टेंट, महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का वकील होता है। आर्टिकल 76 165 मतलब 76 और 165 के संसद कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार, किंतु मतदान का अधिकार नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, मतदान का अधिकार नहीं लेकिन भाग ले सकता है। नियंत्रक और महालेख परीक्षक के भाग 5 में इसकी बात है। आर्टिकल 148 151 6 से 65 जो भी पूरा हो जाए इसके कार्यकाल में हटाने के सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटा सकता है इसको। कार्यकाल की समाप्ति के बाद सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कार्यपालिका यूनिट 6 में भाग 5 में कार्यपालिका संबंध बात है। अनुच्छेद 52 से 78 तक राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालक होता है। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जो संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक संबंध कोई वीटो शक्ति नहीं होगी। इस बाध्यता को 24वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अध्यादेश 127 के तहत अध्यक्ष का आदेश कानून होता है। अध्यक्ष का आदेश वीटो शक्ति है इसके पास। राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। उसके अलावा राष्ट्रपति शासन द्वारा राज्य की सरकार को अध्यक्ष के द्वारा बर्खास्त किया जाना, अध्यक्ष का मना करना, निरस्त होना, वो वीटो शक्ति। इसे हटाने की प्रक्रिया बात 61 में कही गई है। 2/3 दोनों सदनों से होने चाहिए। समाधान शक्ति इसके पास आर्टिकल 72 के तहत है। वित्त शक्ति 267 के तहत आकस्मिक नीति, धन विधेयक, पुनर्वृत्ति, वित्त आयोग 280, बजट पेश करना 112, राष्ट्रपति शासन 356 365 ये सब इसके पास है। भारतीय संसद यूके में जो है यूनाइटेड किंगडम में सर्वोच्च शक्ति है प्रतिनिधि के पास, मतलब संसद वहाँ की सबसे बड़ी शक्ति है। संसद आर्टिकल 79 में भारत में। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट प्लस राष्ट्रपति, ये सब मिलकर हमारा संसद बनता है। ठीक है, आर्टिकल 80 राज्यसभा से के गठन का प्रावधान करता है। 12 मनोनीत सदस्य होते हैं इसमें प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, 238 निर्वाचित एकल संक्रमण द्वारा इसका जो गठन होता है राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। कुल सदस्य जो राज्यसभा की बात करते हैं 250 से, करंट 245 है। 225 राजधानी दिल्ली, 1 पुडुचेरी, 4 जम्मू कश्मीर से। लोकसभा गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कुल सदस्य 250, स्टेट से 530, यूटी से 20। आर्टिकल 109 में कहा गया वित्त विधेयक जो लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संसद के कार्य क्या क्या है? तो जो विधायी निकाय एक तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के दौरान 1921 भारत का पहला विधानसभा बना था। पहली संसद 1951-52 में बनी थी। आर्टिकल 79 पार्ट 5 इसमें जो है कि तारांकित प्रश्न, मौखिक उत्तर, अतारांकित प्रश्न, लिखित उत्तर, अल्प सूचना प्रश्न, सार्वजनिक महत्व के तत्काल मौखिक 10 दिन के अंदर दिया जाता था। सदन के प्रत्येक सदस्य को समान रूप से उपलब्ध होते थे। ये 0 ओवर भारतीय नवाचार था। ठीक है, 0 ओवर। ड्राफ्ट बिल पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो सार्वजनिक बिल विधेयक और निजी विधेयक क्या होता है इसको समझ लेना है। देखो, ये संसद में मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। सार्वजनिक बिल सरकार की नीतियों को दर्शाती है। सदन में पारित जो अप्रूव होना इसमें ज़्यादा चांस रहता है। 7 दिन पहले ये सूचित करना होता है। इसका मसौदा विधि विभाग के परामर्श से तैयार किया था। जो विधि विभाग होता है उसके परामर्श से होता है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, इस्तीफा देना होगा अगर लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, निजी विधेयक में क्या होता है? किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह सार्वजनिक मामलों पर विरोधी दल के मत को दर्शाता है। पारित होने का कम चांस होता है इसको, और 1 महीना पहले सूचित करना होगा। इसका मसौदा संबंधित सदस्य द्वारा ही तैयार किया जाता है, और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस में इसमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्या होगा? संसदीय समितियाँ, अस्थायी समिति, एडहॉक समिति। अस्थायी में वित्त समिति, जो लोक लेखा वित्त समिति में जो पहला होता है लोक लेखा समिति। ठीक है, इसमें 22 सदस्य होते हैं। 1991 बनी थी, सबसे पुरानी समिति है। उसके बाद होता है प्रकलन समिति, 1950 में बनी थी। 30 सदस्य होते हैं। इसमें सार्वजनिक उपक्रम समिति। जो लोक लेखा समिति होती है उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो विपक्ष से होते हैं। 19 सदस्य, अवधि 1 वर्ष की होती है। लोकसभा 15 मेंबर और राज्यसभा से 7 मेंबर होते हैं। प्रकलन समिति जो होती है इसमें सिर्फ लोकसभा से मेंबर होते हैं, राज्यसभा से नहीं होते हैं, और चेयरपर्सन रूलिंग पार्टी के होते हैं, मंत्री सदस्य नहीं होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम में लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 5 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, चेयरपर्सन लोकसभा से होते हैं। उसके बाद जो है कि दूसरा होता है अस्थायी समिति विभाग, 24 सदस्य नामित, लोकसभा 30 और राज्यसभा 15, टोटल 45 सदस्य होते हैं। जांच समिति होती है और SC/ST समिति होती है। मोशन में होता है, मोशन जो है कि धन की जांच की रिपोर्ट लोकसभा को दिया जाता है कि एक राष्ट्रपति को रहती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस में से प्रिविलेज मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर 33 राज्यपाल, अनुच्छेद 153। राज्यपाल कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के प्रसाद पर किया जाता है। केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, एजेंट होता है। 35 वर्ष की आयु, टेन्यूर 5 वर्ष का होगा। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सदन को बुलाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, परंतु राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि उन सिद्धांतों के अनुसार जिन पर राज्यों का शासन आधारित है, राज्यपाल को प्रत्येक कार्य में मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक रूप से माननी होगी, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना होगा जिसका करने से उसके स्वविवेक या व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करना पड़े।
ज़्यादातर मेन से रिलेटेड है। यहाँ पे देख लेते थोड़ा कि क्षमा पार्डन क्या है। कोर्ट ऑफ मोशन मिलिट्री मृत्युदंड देखो प्रेसिडेंट दे सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं दे सकता। मृत्युदंड प्रेसिडेंट दे सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं दे सकता, और ये बाकी सब सेम होता है, ठीक है। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ही देता है कि जो भारत में राज्यों का पृष्ठभूमि क्या रही, तो 28 राज्य प्रिंसेसी स्टेट पहले थे, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविजन था, जैसे कि बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, अंडमान निकोबार, ये सब बनते। 1947 में 9 प्रोविजन गवर्नमेंट प्रोविजन थे, चेन्नई, बम्बई, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, पूर्वी पंजाब, ये सब। स्वतंत्र से पूर्व 3 टाइप्स का था, 565 प्रिंसिपल स्टेट था और चीफ कमिश्नर प्रोविजन था, उसके बाद गवर्नमेंट प्रोविजन था, ठीक है। अभी देखो ब्रिटिश प्रांतों व देशी रियासतों का एकीकरण करके भारत 4 प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। 1950 में पार्ट ए तरह का, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ठीक है। सभी का अलग अलग फंक्शन है। अंडमान निकोबार द्वीप का चीफ प्रोसेसर दर आयोग का गठन किया गया। जेवीपी समिति का गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन आयोग एक्ट 1956 लाया गया। 14 राज्यों और 6 यूटीसी की बात की गई। इसी तरह फजल अली का आयोग वेरी इंपॉर्टेंट आयोग था, जिन्होंने संविधान दिया। ट्रिब्यूनल्स अधिकरण वेरी इंपॉर्टेंट। अर्धन्यायिक संस्थान है, क्या न्यायिक संस्थान नहीं, अर्धन्यायिक संस्थान है। विशिष्ट भूमिका निभाते हैं, जैसे कराधान और प्रशासन की प्रशासन मुद्दों से संबंधित विवादों को सुनवाई करते हैं, ठीक है। न्यायालयों के कार्यभार को कम करता है, ओके। आर्टिकल 265 सेंट्रल गवर्नमेंट से बात है। देखो कन्फ्यूजन तो बना रहता है कि ट्रिब्यूनल और अधिकरण कोर्ट में क्या फर्क है। तो देखो एजेंसी है जिसका निर्णय विधि द्वारा किया जाता है। ये पारंपरिक न्यायिक प्रणाली है। अर्धन्यायिक निकाय है, विशेष मामले में ये काम करेगी। ये नागरिक प्रकृति के मुकदमे का परीक्षण करती है। ये स्वतंत्र होती है ये, लेकिन कुछ कार्यपालिका स्वतंत्र नहीं होती, ठीक है। अधिकरण सुधार 14 अप्रैल 2021 भंग कर दिया गया और ट्रांसफर कर दिया गया। वित्त अधिनियम 2017। आर्टिकल 11 संबंध मोस्ट टॉपिक है नागरिकता, ठीक है। देखो नागरिकता जो है व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। 2 प्रकार के लोग हैं, तो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं नागरिकता क्या है। तो व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। 2 प्रकार के लोग, नागरिक और एलियंस। नागरिक जो फुल मेंबर होते हैं, राजनीतिक सामाजिक अधिकार को प्राप्त मिल जाते हैं। संघ सूची में है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है। सिंपल बात है, संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित करता है तो नहीं करता है। भाग 2 अनुच्छेद 51 में 5 से 11 की बात है, और अनुच्छेद 5 में क्या है, भारत के अधिवास के लिए नागरिकता के प्रावधान संविधान। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए प्रवासी व्यक्तियों के लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से लौट आए उसके लिए। अनुच्छेद 8 वंश भारत का हो पर स्वयं भारत से बाहर रह रहा। अनुच्छेद 9 जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के संबंध में संसद की शक्तियाँ हैं। 11 में भी इसी बात की गई है, ठीक है। तो ये नागरिकता संबंध प्रावधान बात और ये सब थी। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या, अधिग्रहण 6 तरीका से हो सकता है, समापन 3 तरीका से हो सकता है। आप कौन कौन है? पहला है कि संविधान द्वारा नागरिकता खत्म किया जाए, जन्म, वंश, परम क्षेत्र का समावेश हो जाए तो। समापन में तीसरा स्वैच्छिक त्यागना, बर्खास्तगी वंचित करना। अब इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप PYQ बनाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छा से बनेगा ये। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो गया है, बट अगर इस वीडियो में देखा जाए तो लंबा है, और PYQ आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।